हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक ऑफ द वीडियो है टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स, इस वीडियो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में डील करेंगे। उसके बाद हम लोग मोस स्केल के ऊपर में डील करेंगे, मोस स्केल होता है क्या। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में डील करेंगे इस वीडियो से रिलेटेड। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद की तरफ से आपके लिए बना करके लाया हूँ। वो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुने, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ रॉक कितने होते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुन लें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, पत्थरों के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इग्नियस रॉक, या इसको हिंदी में अग्नि चट्टानें भी कहा जाता है। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम लोग तेलचट्टी चट्टानें भी कहते हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, और उसको रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, और इनका एक साइकिल होता है। ऊपर में आप लोगों ने इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फिगर दिखाया है, ये भी फिगर देख लीजिए कि ये एक साइकिल, रॉक साइकिल होता है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन इस तरह से साइकिल की तरह होता है। पहले इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। इस तरह से इनका एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से रॉक का फॉर्मेशन चलता है। ठीक है, और ये अग्नि चट्टानों को और एक नाम से चट्टान को और एक नाम से जाना है, तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, उनको डील करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू आगे। तो सबसे पहले हम लोग इग्नियस रॉक, अग्नि चट्टान के बारे में जानेंगे। अग्नि चट्टान होते क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी के भीतर सतह में स्थित गर्म पदार्थ पृथ्वी पर या सतह के नज़दीक निकलकर ठंडा होता है, इसके चट्टानें बनती है, और इन चट्टानों को अग्नि चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि नीचे में हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो तीनों, जो हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं अर्थ को, उन तीनों पार्ट में पहला जो अंदर का जो पार्ट है मैग्मा, जिसमें मैग्मा पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें उससे मैग्मा जो है इरप्शन हो करके, ठीक है, इस फिगर में देख सकते हैं पहाड़ी के रूप में फॉर्मेशन करता है मैग्मा इरप्शन हो करके, और धीरे धीरे वो ठंडा हो जाते हैं। ठीक है, ठंडा होने और सरफेस भी कभी कभी निकाल के, फिर सरफेस से कुछ नीचे जा कर के ठंडा हो जाते हैं, और उन्हीं को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक या अग्नि चट्टानें कहते हैं। ठीक है, और इनका जो एग्जांपल हमारे पास है सील, डाइक। ठीक है, ये 2 एग्जांपल हमारे पास है, सील और डाइक। इनको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है, या फिर सील और डाइक किस टाइप के पत्थरों में आता है, उनका जो टाइप्स है उनका बारे में बताइए। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक, इसको थोड़ा इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि डिप्लोमा जो कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी डेफिनेशन वगैरह लिखना होता है तो उनको समझना जरूरी है। इग्नियस रॉक, ठीक है, ये जो नाम जो है इग्नियस रॉक, डिलीवर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, ये नाम जो है लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, मीन्स इग्निस, सॉरी नाम जो है इग्निस है। ठीक है, मीन्स होता फायर। ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मैग्मेटिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर बताया, पूछा, मैंने बोला था कि एक और नाम बताऊंगा मैं इग्निस रॉक का, वो है मैग्मेटिक रॉक। ठीक है, इस वन ऑफ द 3 मेन रॉक। ठीक है, एक तीनों जो टाइप्स ऑफ रॉक उसमें से एक जो है मेन रॉक है। ठीक है, और द अदर्स बीइंग सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये 2 अदर जो हम लोग ऊपर में डील किया, अदर जो है 2 है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक होता है। और इग्नियस रॉक इज फॉर्म थ्रू द कूलिंग। ठीक है, ये कैसे बनता है, फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है, मैग्मा और लावा से ठंडा होकर के पत्थर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डेफिनेशन को और इनका एग्जाम्पल को याद रखेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर। अगले टाइप ऑफ रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक, तलचट्टी चट्टानें इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। पहले से अब बनी हुई विभिन्न प्रकार की चट्टानें के अंश टूटकर इकट्ठे होने से जो चट्टानें बनती उन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले से जो बनी हुई चट्टानें होती है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग है थोड़ा सा है, बनी हुई विभिन्न प्रकार की चट्टानों का जो अंश टूट कर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और उनसे एक नया चट्टान का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री चट्टान। ठीक है, ये परतदार चट्टानें होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, परतदार चट्टानें होती है। ठीक है, इनका जो एग्जांपल है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, और कोयला भी सेडिमेंट्री रॉक के ही टाइप में आता है। ठीक है, क्योंकि कोयले के साथ में अक्सर देखें सेडिमेंट्री रॉक भी पाया जाता है, और सॉरी सैंडस्टोन और लाइमस्टोन ये सब पाई जाती हैं कभी कभी। ठीक है, और इनका जो फिगर में आप देख सकते हो कि किस तरह से रॉक जो यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर वाइज बना हुआ है, एक लेयर के साथ में बना हुआ है। ठीक है, और इनसे पता चलता है कि ये एक बार में नहीं, परत पे परतदार, एक बार में नहीं, एक परत के बाद दूसरे परत के साथ में ये ये पत्थरों का निर्माण हुआ। उसके बाद इनका सॉलिडिफिकेशन हुआ, तब ये पत्थर का निर्माण
हुआ है। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम इंग्लिश में देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर द टाइप्स ऑफ द रॉक दैट आर द फॉर्म्ड बाय द एक्युमुलेशन और द डिपोजिशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स एंड सब्सिक्वेंटली सीमेंटेशन ऑफ द मिनरल्स ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ ओशियन और अदर बॉडीज ऑफ द वाटर ऑफ द अदर अर्थ सरफेस। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का टाइप्स ऑफ रॉक, जैसा कि मैंने बताया टाइप्स ऑफ रॉक है ये। ठीक है, और इनका जो हुआ एक्युमुलेशन, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक्युमुलेशन और डिपोजिशन के कारण हुआ। ठीक है, इनको ध्यान रखें, एक्युमुलेशन और डिपोजिशन में एक जगह जमा होना और एक जगह बह कर डिपोजिट हो जाना ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स एंड सब्सिक्वेंटली सीमेंटेशन। ठीक है, इनको एक बार जमा हो जाना, उनका सीमेंटेशन हो जाना। ठीक है, और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशियन। ठीक है, ओशियन फ्लोर, ये सारे जगह पे जमा होना, क्योंकि ये सारे पत्थर जो हमारे जो कोयला वगैरह जो हम लोग जानते हैं ये नदी के किनारे, समुद्र के किनारे ही पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट हुए बह कर के आए हैं किसी कारण से, पानियों के साथ में, नदियों के साथ में, बाढ़ वगैरह के समय पे, और वहाँ डिपॉजिट होने के बाद भी इनका फॉर्मेशन हुआ है और उनके बाद ये जम गए वहाँ पर, उनका जो सॉलिडिफिकेशन हुआ तब ये पत्थर बने हैं। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगले हम लोग पत्थर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगला जो पत्थर है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, रूपांतरित चट्टानें। ये पहले से बनी हुई अग्नि और सेडिमेंट्री चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दबाव के या दोनों से परिवर्तित चट्टानें मेटामॉर्फिक चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, यह मतलब पहले से बनी हुई जो पत्थर हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या फिर जो अग्नि चट्टानें, इनके साथ में क्या हुआ कि अत्यधिक इनको ताप मिला। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो हमारा जो ताप है उनसे वो ताप मिला और वो दब गए। ठीक है, ऊपर के प्रेशर के कारण वो जो हमारा वेट पड़ा उनके ऊपर, मिट्टी का, अदर पत्थर वगैरह का, उनके कारण से ये दबाव उनके ऊपर हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसके कारण ये पत्थर क्या है, रूपांतरित बदल गए। ठीक है, इनका नाम जो है रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, और परिवर्तन होने के बाद इनका मेटामॉर्फिक चट्टानें बनी। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक चट्टानें। ठीक है, इनका जो उदाहरण जो है मार्बल। ठीक है, जो कि लाइम स्टोन से बना हुआ। ध्यान रखिए कि मार्बल एक क्या से बना हुआ, लाइम स्टोन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाए कि मार्बल किस अन्य पत्थर से बना हुआ। ठीक है, उसका स्लेट जो है, स्लेट जो सैल से बना हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, स्लेट जो स्लैल से बना हुआ है इसका एग्जांपल, और एक क्वार्ट्ज है। ठीक है, और बहुत सारे पत्थर होते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट जो है हम लोग को पढ़ना होता है माइनिंग से रिलेटेड, इसलिए इनको हम लोग ध्यान से देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, पर इनको याद कर लेंगे, मार्बल जो है लाइम से बना हुआ है और स्लेट जो है सेल से बना हुआ है। ठीक है, उसका क्वार्ट्ज भी है कि इसका एग्जाम्पल है। ये फिगर आप देख सकते हो कि पहले इनका फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक जो हुआ यहाँ पे लेयर वाइज बना, उनके बाद इनको दबाव और नीचे से जो तापमान, हीट मिला, टेम्परेचर मिला, इसके कारण से क्या होगा, ये मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानें का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक एराइजेज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक ऑफ टाइप। जैसे मैंने बताया कि पहले से जो रॉक एग्जिस्ट कर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन अ प्रोसेस कॉल्ड द मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, इसी फॉर्म में इसका जो प्रोसेस का नाम जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, कन्वर्जन का मेटामॉर्फिज्म है, एंड विच मीन्स चेंज इन फॉर्म एंड द ओरिजिनल रॉक इज सब्जेक्टेड टू हीट। ठीक, ओरिजिनल रॉक जो है सब्जेक्टेड टू हीट एंड द प्रेशर एंड काउजिंग प्रोफाउंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इसके अंदर में आता है। एंड द प्रोटोलाइट में बी सेडिमेंट्री इग्नियस। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग जो होता है सेडिमेंट्री इग्नियस, इन्हीं से बना हुआ ये रॉक होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगले टॉपिक के हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जो है मोह स्केल के बारे में जो डिस्कस करें, मोह स्केल होता क्या। ठीक है, मोह स्केल द मिनरल हार्डनेस नेम आफ्टर द फ्रेंडिश मोस mineralogist, and Mohs scale is ordered by hardness determined by the mineral can scratch और other minerals। ठीक है, मोह स्केल एक स्केल है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी जो पत्थर है, कोई जो मिनरल्स प्रेजेंट होता है उनका हार्डनेस कितना होता है। ठीक है, अगर आप लोग मोबाइल वगैरह अगर ख़रीदते हो तो उसमें आप लोग देख सकते हो जो टेम्पर वगैरह जो है उनका जो ग्लास होता है, गोरिल्ला ग्लास वगैरह डिस्कस किया हो रहता है कि कितना हार्डनेस का होता है। ठीक है, गोरिल्ला ग्लास 3, 4, 5 इस तरह से आता है। ठीक है, तो उनका वो हार्डनेस के कारण से डिस्कस किया कि उनके ऊपर जो स्क्रैचेस नहीं आते हैं तो उनके तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये है कि मोह स्केल हार्डनेस। ठीक है, कोई भी चीज़ कितना हार्ड है उसके ऊपर डिस्कस करता है। ठीक है, और मोह स्केल 1 से लेकर के 10 तक ही लिया जाता है। ठीक है, उसमें जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा कम हार्डनेस होता है और अगला जो सबसे ज़्यादा हार्डनेस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं अक्सर कि सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है वो क्या होता है, डायमंड होता है, और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जो होता है वो टाल्क होता है। ठीक है, हाथों से हम लोग क्या करते हैं उसको आराम से मसल सकते हैं। जैसे मोह स्केल, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर मैंने आपके टेबल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मोह स्केल नंबर 1 जो होता है वो टाल्क। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला मैंने दिया है Mg3Si
4O10 और होल का OH का होल 2, ठीक है। और ये फिगर है, ठीक है। और इस एक स्केल और पे नापा जाता है एब्सोल्यूट हार्डनेस से, ठीक है, जिसमें सबसे सॉफ्ट जो टॉल्क होता है उसको 1 रखा गया और उसके रिलेटेड जो अदर्स जो है उनसे कितना गुना हार्ड है, ठीक है, उसको बताया जाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट हार्डनेस वही होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है जिप्सम, ठीक है। याद रखेंगे, कुछ इसमें चेंजेस भी हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ध्यान से देखेंगे, स्किप ना करें, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा जिप्सम, उसका फॉर्मूला यहाँ पर है और उसका जो टॉल्क से जो रिलेटेड जो है उसका वो 3 गुना, ठीक है, टॉल्क से कितना 3 गुना होता है। उसके बाद मोर स्केल थर्ड में जो है आपका कैल्साइट है, ये मोर स्केल इसका है 3 और टॉल से ये 9 गुना क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद मोर स्केल 4 है, वो फ्लोराइट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो एब्सोल्यूट जो इसका हार्डनेस है 21 है, जो 21 गुना है आपका टॉल से, ठीक है। उसके बाद है एपाटाइट, एपाटाइट का जो होता है स्केल ऑफ हार्डनेस ऑफ 5 होता है और ये टॉल से 48 गुना होता है एब्सोल्यूट हार्डनेस इसका जो होता है, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर पे फेल्ड्सपर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों को देखा फेल्ड्सपर की जगह पे जो होता है ऑर्थोक्लेज होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, फेल्ड्सपर की जगह ऑर्थोक्लेज। और ये ऑर्थोक्लेज और फ्लोराइड इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन एक दूसरे के, एक दूसरे का जो नाम है इनका मिलता जुलता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो 4 और 5 पे देखिए, 4 पे फ्लोराइड है और 6 नंबर पे फेल्ड्सपर है, इसको ऑर्थोक्लेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो हार्डनेस जो है एब्सोल्यूट हार्डनेस वो 72 टाइम्स है, किससे, आपका टॉल से, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे जो है आपका वो है क्वार्ट्ज, ठीक है। 8वें नंबर पे है टोपाज, उसके बाद है 9वें नंबर पे कोरेंडम और 10वें नंबर पे है डायमंड। सबसे ज़्यादा हार्डनेस का जो वो 1600 टाइम्स है, किससे, टॉल से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन कभी मतलब कि लगभग हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और ये 6 नंबर जो है इसको ध्यान रखेंगे, कहीं पे कि आपको ऑर्थोक्लेज कहीं कहीं पे फेल्ड्सपर भी मिलता है, ठीक है, ऑर्थोक्लेज या फिर फेल्ड्सपर, उन दोनों का 6 ही होता है आपका जो है इसका हार्डनेस होता है, मोस्ट स्केल हार्डनेस होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते हैं। हर वीडियोस की तरह इस वीडियो में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ, उसको डील करूँगा, उससे रिलेटेड टर्म्स को भी डील करूँगा, तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, कोयले की प्राप्ति करने वाले ऐसी जगह जिसे भविष्य में कार्य न लेने के आशय से परित्याग कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसे क्या कहा जाता है। डेफिनेशन पे ध्यान रखिए, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इससे कन्फ्यूजन बहुत होता है बहुत से, जैसे कि आपका जो है एबंडेंट वर्किंग, क्लोज्ड वर्किंग, अनयूज्ड वर्किंग या वर्किंग, इन सारे में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कोयले जो त्याग कर दिया, परित्याग, बंद कर दिया, ठीक है, भविष्य में उसमें कार्य नहीं होता, एबंडेंट कर दिया गया, ठीक है, तो उसको हम लोग एबंडेंट वर्किंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इसका रेगुलेशन नंबर 2 में जो डेफिनेशन नंबर ए है उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो अदर भी है, वर्किंग वाला, अनयूज्ड वाला है और वर्किंग का डेफिनेशन में ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन एक बन जाता है हमेशा एग्जाम्स में, तो ध्यान रखें, ठीक है, और इनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ वर्ड से जो है आशय में परित्याग कर देना, भविष्य में कार्य ना लाए जाना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये है उसका सही आंसर को डेफिनेशन में याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न जो है, इंक्लाइन का अर्थ है, ठीक है, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, ये भी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन बन जाता है। तो सरफेस पर कोई रोड या ढालू रास्ता, भूमिगत भाग में रोड या ढालू रास्ता, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो हाँ, इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सरफेस पर कोई भी ढालू रास्ता जो अंडरग्राउंड माइन से रिलेटेड है और भूमिगत पर ढालू रास्ता जो अंडरग्राउंड माइन से रिलेटेड है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन पे रिलेटेड है, रोडवेज का डेफिनेशन अलग है, वो ओपन कास्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, सॉरी अंडरग्राउंड से, और हॉल रोड वगैरह जो होता है वो आप जानते हैं ओपन कास्ट से रिलेटेड होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। आपके लिए जो अगला प्रश्न है, ऑन सीटर का क्या कार्य होता है, कार्य है, ठीक है, व्यक्ति, औजार व सामान को लोल करना, व्यक्ति, औजार व सामान को हावीज करना, घंटी देने का कार्य, ठीक है। तो ऑन सीटर का क्या क्या कार्य होता है, तो ऑन सीटर का जो होता है तीनों कार्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, ठीक है, और डी में 1, 2, 3 सब, ठीक है। तो सही उत्तर जो है तीनों, ठीक है। डेफिनेशन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो व्यक्ति और औजार को सामान को लोल और हाफिज करना, व्यक्ति और औजार सामान को लोल करना, हाफिज करना, दोनों कार्य होता है। पर ये तीसरा जो पॉइंट है, इस पर लोग कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो घंटी देने का कार्य भी होता है, ठीक है। जो अगर ट्रेनिंग किए हुए हैं तो उनको तो ध्यान में रहा हो, जो माइंस में देखा हुआ है उन्होंने देखा ही होगा, ये कार्य जो उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ऑन सेटर और बैंक्समैन ये दोनों, ठीक है, दोनों ये कार्य करते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है, नेचुरली वेंटिलेट संपूर्ण खान में, नेचुरली वेंटिलेट खान का एक भाग, और खान का वह भाग जो इनटेक मुख्य रास्ते में खुलता है और रिटर्न में मुख्य रास्ते में बंद हो जाता है। ठीक है, रिटर्न में खुलता है। ठीक है, तो तीनों में से जो पॉइंट्स जो है तीनों का तीनों जो है ये सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संपूर्ण खान भी होता है और नेचुरली वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेशन में आता है। अगर आप डेफिनेशन जो है बढ़िया से देखें। ठीक है, इसका डेफिनेशन रेगुलेशन नंबर आप 2 का ZZK। ठीक है, पॉइंट को देखेंगे तो नेचुरल वेंटिलेट संपूर्ण खान। ठीक है, नेचुरल वेंटिलेट डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेशन में ही दिया हुआ। ठीक है, संपूर्ण खान या फिर खान का जो भाग, एक भाग। ठीक है, और वैसा भाग जो इनका इंटेक खुलता है मेन इंटेक में और रिटर्न जो खुलता है मेन मुख्य रिटर्न में। ठीक है, तो ये इनका जो सही उत्तर जो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान में पढ़िए, तभी जा करके ये सारे क्वेश्चन जो आपको बनेगा। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, मार्बल जो एक मेटामॉर्फिक पत्थर है वह किस सेडिमेंट्री पत्थर से रूपांतरित होकर बना है। ठीक है, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर वाले टॉपिक्स में डील करूँगा, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा। तो हाँ, आप सही, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो इसका सही उत्तर है लाइम स्टोन से। मार्बल जो है किससे बना हुआ है, लाइम स्टोन से बना हुआ। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लाइम स्टोन। ठीक है, मार्बल जो किससे बना हुआ है, लाइम स्टोन से बना हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न, नोटिस ऑफ ओपनिंग के साथ में क्या क्या भेजा जाता है। ठीक है, ये भी रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और रेगुलेशन नंबर आप 3 देखते हैं, 3 का 2। ठीक है, उसमें पॉइंट नंबर 2 में दिखा है कि नोटिस से ओपनिंग के साथ में क्या क्या भेजा जाता है। सरफेस प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, इसमें 1 या 2 या फिर 1 या दोनों या नन। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों प्लान जो है हम लोग क्या करते हैं, नोटिस ऑफ ओपनिंग के साथ में भेजते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, याद करते जाएंगे। अगर आप लोगों ने रेगुलेशन पढ़ा तो आपके लिए रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि माइनिंग परीक्षा बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों पर जो सदस्य भारत में मौजूद नहीं है उनसे विचार किया जा सकता है कि किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं माइनिंग बोर्ड का जो परीक्षा होता है उसमें सदस्यों की संख्या जो होती है 5 होती है, और उससे मीटिंग बैठा करके बनाया जाता है कि अगला जो एग्ज़ाम कब वो कैसे होगा और क्या क्या उनसे रिलेटेड किसको हेड बनाया जाएगा वगैरह वगैरह जो मीटिंग होता है। तो उनसे जो सदस्य जो भारत में मौजूद नहीं है उनसे डिस्कशन होगा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आपने ध्यान से मतलब कि रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ा होगा, रेगुलेशन नंबर 10, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो ये किया जाता है अगर भारत में अगर CI चाहेगा तो। ठीक है, बोर्ड का अध्यक्ष चाहेगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सही क्या है, सी सही है। बोर्ड का अध्यक्ष तय कर सकता है कि हाँ, कि भारत में जो प्रेजेंट नहीं है उनसे भी डिस्कशन, वो उनका जो एक कॉपी जो उनको भेज दिया जाता है उनसे डिस्कस करके फिर आगे का कार्य लिया जाता है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, खान में प्रत्येक व्यक्ति सेक्शन 48(4) रजिस्टर में नाम कब दर्ज कराएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्य के अग्रसर होने पर, मतलब कार्य शिफ्ट शुरू होने पर, शिफ्ट के अंत खत्म होने पर खान से जितनी बार बाहर निकलेगा अंदर बाहर होगा उतनी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट में से कौन सा सही है, इनको लेकर के आपको यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें तीनों पॉइंट में क्या है, तीनों का तीनों सही है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, तीनों पॉइंट सही है। डेफिनेशन अगर अपने ध्यान से मतलब कि रेगुलेशन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो तीसरा पॉइंट है वो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कार्य के अग्रसर होने से भी पूछा था, अंत में ही पूछा था, पर तीसरा पॉइंट जो है ये हम लोग क्या होता है भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ये कॉमन सा क्वेश्चन नंबर 11 अगला जो मैं पूछ रहा हूँ, मैनुअल ओसी में नरम मिट्टी, मोरम, बजरी, चिकनी मिट्टी का जो ढाल जो तैयार होता है, जो वो भी बनता है, उसमें ढाल जो होता है कितना से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, RI से द्वारा लिखी गई इजाज़त के कौन से ज़्यादा नहीं होगा, बोथ एन इन बी और डी नन। तो ये दोनों सही ऑप्शंस है। ठीक है, जो आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, 45 डिग्री से अधिक नहीं होता है। ठीक है, का छूट गया है, और RI से लिखित इजाज़त जो कौन दिया जाता है उससे अधिक नहीं होता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह का है, तो ध्यान रखेंगे। लोग 45 वाला सिर्फ याद रखते हैं कि 45 से अधिक नहीं होता। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये कॉमन सा क्वेश्चन जो कुछ एग्जाम में पूछे, MCL और NCL के एग्जाम में पूछा गया था, शायद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंकिंग शाफ्ट में प्राइमरी कार्ट्रिज कौन ले जाता है। ठीक है, प्राइमरी कार्ट्रिज मतलब जो कार्ट्रिज जो इसमें डेटोनेटर लगा था वो
खान मतलब शाफ्ट के नीचे से कौन ले जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। तो 17 का जो क्वेश्चन है ये इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी, शॉर्ट फायरर ले जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है रेगुलेशन नंबर 187, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपके लिए जो अगला प्रश्न है, मीथेन एक्सट्रैक्शन में ड्रिल ऑपरेट करते समय स्विंग की पहुंच से बाद में सपोर्ट के नीचे कितना मीटर का जगह होना चाहिए। मतलब कि जो एक हम लोग क्या होता है गैप रखते हैं, छोड़ते हैं कि कोई भी ड्रिल मशीन ऑपरेट करते समय एक हम लोग क्या क्लियरेंस लेके चलते हैं, ठीक है, साइड से और रूफ से, ठीक है। तो वो जो सपोर्ट से कितना क्लियरेंस होगा वो कितना वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट जो होता है 0.3 मीटर का सपोर्ट हम लोग क्लियरेंस लेके चलते हैं, ठीक है। सपोर्ट से नहीं, रूफ से भी, ठीक है। ये दोनों के लिए सही है। हमने सिर्फ सपोर्ट से पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब घुमावदार सपोर्ट से लोग ध्यान में भूल जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन मैं लाया हूँ ताकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि लोगों के दिमाग में अंदर चले जाए कि ये चीज़ भी होता है उस चीज़ में, और लोग उसको ओवरलैप छूट जाता है उनके दिमाग से, मतलब पढ़ने में ये हो जाता है। सिर्फ ध्यान रखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी, ठीक है। तो सपोर्ट से भी ये होगा क्लियरेंस को ध्यान में रख करके छोड़ा जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट जो है कि साइड से 0.6 मीटर का क्लियरेंस रखते हैं और छत और सपोर्ट से जो होता है मतलब रूप से कितना 0.3 मीटर का क्लियरेंस हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है मैंने जो ऊपर पढ़ाया है उसके ऊपर है रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज का हार्डनेस कितना होता है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले मतलब डिस्कस कर दिया, अगर आपको टेबल ध्यान से अगर देखा होगा तो याद हो गया होगा, नहीं तो फिर उसको याद कर लीजिएगा। तो क्वार्ट्ज का जो हार्डनेस स्केल कितना होता है, हार्डनेस होता है 7 होता है, ठीक है। और जो कन्फ्यूजिंग वाला था मैंने आपको बताया था 4 और 6 वाले में, तो 4 वाला में जो आता है उसका फ्लोरेस्पर होता है, और ऑर्थो के लिए जो 6 नंबर था उसका नाम जो अलग से डाला हुआ था तो उसको ध्यान में रख कर के याद कर लेंगे, ठीक है। 6 नंबर वो अलग होता है, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है कि ओसी खान में जहाँ रास्ते ऊंचाई पर हो वहाँ पर क्या बनाते हैं, ठीक है। तो उसी खान में ऊंचाई रास्तों पे जो बनाते हैं होल्ड रोड और जो अदर जो रोड होते हैं उनके किनारे से ट्रक जो गिरे नहीं उनको बचाने के हम लोग क्या बनाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शंस में जो आपको देख लें, पहले पैरापेट वाल, दूसरा है एम्बैकमेंट, तीसरा है ए एंड बी दोनों, और ए या बी, और डी में है ए और बी दोनों, ठीक है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ए या बी दोनों, ठीक है। पैरापेट वाल और एम्बैकमेंट दोनों ही बनाया जाता है, ठीक है। पर एक जगह पर एक ही बन सकता है, दोनों तो बन नहीं सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे। ए और बी दोनों सही, मतलब ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना हमारा जो अगला प्रश्न है मास टर्म किससे रिलेटेड है। तो मास टर्म किससे रिलेटेड है तो ध्यान रखेंगे, ये जो इसका ऑप्शन जो है डोजर, दूसरा यूडियम ड्रिल मशीन, तीसरा सॉवल, चौथा है BWA। तो मास जो है इसका सही उत्तर जो है यूडियम से रिलेटेड है, मास टर्म, ठीक है। अगर आप लोग अगर यूडियम देखा होगा तो जो ड्रिल मशीन होता है उसमें एक जो ड्रिलिंग करने वाला जो सेक्शन पार्ट जो होता है, ठीक है, जो बॉडी से क्या होता है ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये अगर ड्रिल है तो इससे रिलेटेड एक जो इस तरह से पार्ट होता है जो ज़मीन में क्या होता है होल करता है, ठीक है। अगर आप फिगर में देखोगे कि अगर आपके पास हैंडबुक है तो पेज नंबर 107 में आप देख सकते हो कि मास जो है वो यूडियम से रिलेटेड है। फिगर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग मास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है WCL के कवाड़ी खान में किस कारण दुर्घटना हुई थी। 2000 में एक दुर्घटना WCL में हुई थी, वो किस कारण हुई थी ये पूछा जा रहा क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं, तो ठीक है। और इससे रिलेटेड एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बना दूंगा कि डिफरेंट खान में जो होता है किस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड और कितने लोग मरे हैं उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स मैं आपको उसके साथ में डील कर दूंगा, ठीक है। तो WCL में कवाड़ी खान में जो दुर्घटना हुई थी वो किस कारण, बेंच फेलियर के कारण हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है यही पूछ दिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।